हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजायस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है वित्त संस्थाएं। अपन ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने अभी तक कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये कि हमारा सिलेबस है यूनिट 6 का, इकोनॉमी का। तो इसमें हमने जो आपको रेट दिख रहा है वो हमने सब कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आप लोग को कल भी बताया था, G20, सार्क, आसियान, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पादन जिसे हम ODOP कहते हैं, MSME और अधोसंरचना भी हमने अभी कंप्लीट किया है। फिर आता है सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति, अर्थात हमने इतने जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय संस्थाएं, वित्त से संबंधित संस्थाएं, जिसमें आएगा रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी और गैर बैंकिंग वित्त संस्थाएं शामिल है। तो हमें वित्त संस्थाएं पढ़ना आज है ना, आज हमें वित्त संस्थाएं पढ़नी है। तो चलो पढ़ते हैं हम कि वित्त संस्थाएं क्या होती है, उसमें वित्त का मतलब क्या होता है ना, उनके बारे में जानते हैं। चलो, ये है वित्त प्रणाली या फिर वित्त संस्थाएं, अर्थात फाइनेंशियल सिस्टम। हम वित्त प्रणाली को या फिर वित्त संस्थाएं को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल सिस्टम। तभी उसमें वित्त प्रणाली हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वित्त संस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं, उसमें वित्त का मतलब क्या होता है? तो अब सीधी सी भाषा में समझिए, वित्त का मतलब होता है पैसे। वित्त का मतलब होता है पैसे। तो पैसे भी क्या है? पैसे मतलब मुद्रा। मुद्रा भी क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले वित्त के बारे में पढ़ते हैं कि वित्त क्या है। तो वित्त धन प्रबंधन से जुड़ा एक व्यापक शब्द है। वित्त क्या है? धन प्रबंधन से जुड़ा एक व्यापक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका कार्य क्या होता है, वो क्या कार्य करता है। जो हम वित्त कह रहे हैं कि धन प्रबंधन से जुड़ा एक व्यापक शब्द है, परंतु इसका कार्य क्या होता? तो वो धन को जुटाने में भी कार्य करता है, खर्च करने में भी काम आता है, साथ ही साथ निवेश करने में भी आता है, बजट बनाने और बचत करने और पूर्व अनुमान लगाने जैसी गतिविधियां भी शामिल होती है। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रही आपको। वित्त, वित्त क्या होता है? धन प्रबंधन से जुड़ा एक व्यापक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थात जिससे हम क्या करते हैं। जो हम बोल रहे हैं कि वित्त एक धन प्रबंधन से जुड़ा एक व्यापक शब्द है, तो उससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? हम उसको धन के रूप में भी खर्च कर सकते हैं, है ना, धन के रूप में भी रख सकते हैं, उसका खर्च भी कर सकते हैं, अर्थात उसको निवेश भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बजट भी बना सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम पूर्व अनुमान लगाने की गतिविधियां भी शामिल होती है, अर्थात पहले हमें कि आने वाले समय में यदि हमको इसकी आवश्यकता हो गई हो, है ना, तो हम किस प्रकार से उसकी बचत करेंगे। तो हम पूर्व अनुमान लगाने जैसी गतिविधियां भी शामिल होती। ये मैंने बताया आप लोगों को वित्त, जो कि धन प्रबंधन से जुड़ा एक व्यापक शब्द होता है। अब वित्त के अंदर क्या होता है? ये वित्त होता क्या है? तो वित्त एक मुद्रा है। मुद्रा मतलब पैसे। तो क्या है? मुद्रा पढ़ते पहले, वित्त समझने से पहले हम मुद्रा पढ़ते हैं। मुद्रा किसी देश की सरकार द्वारा जारी किए गए नोट या सिक्के को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। मुद्रा अर्थात जो वर्तमान में हम उसको पैसे बोलते हैं। तो मुद्रा, मुद्रा क्या होती? तो किसी भी देश या सरकार के द्वारा जारी किए गए नोट या सिक्के को हम क्या कहते हैं? मुद्रा। तो उसके मुद्रा के उपयोग के अधिकार को ही हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। क्योंकि हम मुद्रा का खर्च करेंगे किस रूप में? धन के रूप में। मुद्रा का हम उपयोग करेंगे धन के रूप में, उसको खर्च भी करेंगे, उसका बजट भी बनाएंगे, उसका बचत भी करेंगे। तो ये सब क्या कहलाता? वित्त कहलाता है। यदि हम मुद्रा का उपयोग करें, मुद्रा के उपयोग के अधिकार को हम क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। आयसन में हम मुद्रा का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो हम मुद्रा का उपयोग धन के रूप में भी करते हैं। दैनिक जीवन की क्रय विक्रय हेतु भी किया जाता है इसका उपयोग, है ना। जो भी दैनिक जीवन में हमें जो भी सामग्री खरीदना होगा, बेचना होगा, तो इसका क्रय विक्रय भी हम किससे करेंगे? मुद्रा से ही करेंगे, मतलब पैसे। हमारे यहाँ पर भारत में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? तो हमारे भारत में कौन सी मुद्रा है? तो आप क्या कहोगे? रुपया। हमारे यहाँ भारत में कौन सी मुद्रा है? तो क्या कहोगे आप? रुपया, है ना। तो क्या हो गया? मुद्रा क्या होती है? तो किसी देश या सरकार के द्वारा जारी किए गए नोट या सिक्के को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। उसका उपयोग हम धन के रूप में करते हैं, साथ ही साथ दैनिक जीवन की जो क्रय और विक्रय करने हेतु जो आवश्यकताएं चीजें हैं, उनका भी हम किस में करते हैं? मुद्रा के रूप में ही करते हैं। इतना समझ में आ गया आपको वित्त क्या होता है? तो पहले वित्त समझने से पहले आप मुद्रा समझोगे, क्योंकि मुद्रा के अधिकार को ही हम क्या कह रहे हैं? वित्त कह रहे हैं। मुद्रा के
अधिकार को ही हम क्या कह रहे हैं, वित्त कह रहे हैं। तो आगे और हम पढ़ते हैं आगे और डिटेल से जानते हैं। अब पढ़ते हैं वित्तीय प्रणाली क्या होती है। मैंने आपको वित्त समझा दिया और मुद्रा समझा दी। अब ये वित्तीय प्रणालियां क्या होती है, तो वित्तीय प्रणाली क्या होती है, वित्तीय संस्थाओं का एक नेटवर्क होता है। क्या है, वित्तीय प्रणाली एक वित्तीय संस्थाओं का नेटवर्क होता है जो पूंजी को एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरित करता है। जैसे मान लेते हैं वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत आता है बैंक। बैंक क्या करता है, ये बैंक क्या करता है, वित्त उपलब्ध कराता है, अर्थात वित्त का क्या करता है, आदान प्रदान भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह वित्त को भेजने का काम करता है। तो क्या है, वित्त प्रणाली वह प्रणाली या फिर वह संस्थाएं होती है जो एक नेटवर्क के रूप में कार्य करती है। एक नेटवर्क के रूप में तो कार्य करती है, साथ ही साथ ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, ये पूंजी को, पूंजी अर्थात वित्त मतलब पैसे है ना, क्या है, वित्त, पूंजी अर्थात वित्त, इसको क्या करती, एक जगह से दूसरी जगह पर हस्तांतरित करने का कार्य करती है। आया समझ में कि वित्त प्रणाली क्या होती, तो वित्त प्रणाली एक क्या है, वित्त संस्थाओं का एक नेटवर्क होता है जो पूंजी को अर्थात पैसे को क्या करती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने का कार्य करती है। वित्त प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, अर्थात मैंने कहा वित्त प्रणाली के अंतर्गत बैंक शामिल होता है, तो वित्त प्रणाली के अंतर्गत बैंक शामिल होता है, बीमा कंपनियां शामिल होती है, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाएं भी शामिल होती है। मतलब इन्हीं सभी संस्थाओं को मिलाकर एक वित्तीय प्रणाली बनती है जो कि वित्त का आदान प्रदान करती है। वित्त का आदान प्रदान करने वाली संस्था को हम क्या कहेंगे, वित्तीय प्रणाली कहेंगे, है ना। चलो अब वित्तीय बाजार क्या होता है। वित्तीय बाजार क्या होता, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी अर्थव्यवस्था में अल्प एवं अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्तियों के या फिर समूह के बीच जहां पर लेन देन हो उसे ही वित्तीय बाजार कहेंगे। मतलब क्या हुआ, जहां पर हम वित्त का लेन देन कर रहे, वहीं पर क्या कहलाता है, मतलब मान लेते हैं बाजार के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बाजार में क्या करते, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। एक ये व्यक्ति है, इसके पास क्या है, अतिरिक्त मुद्रा है। अतिरिक्त मुद्रा मतलब इस पर ज्यादा मुद्रा है और इसके पास क्या है, कम है। और ये क्या कर रहा है, उसके पास से सामान खरीद रहा है। इसके पास से क्या कर रहा है, बी वाले इसके व्यक्ति के पास से क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। तो ये जो अतिरिक्त मुद्रा वाला व्यक्ति है वो जो कम मुद्रा वाले व्यक्ति से क्या कर रहा है, कुछ लेन देन कर रहा है, अर्थात ये इधर से मुद्रा दे रहा है और इधर से ये क्या कर रहा है, उसको वापस सामग्री प्रदान कर रहा है, जो भी उसको चीजें आवश्यक होगी वो चीजें प्राप्त करी। तो इन दोनों के बीच में जो भी क्रिया हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, वित्तीय बाजार, अर्थात बाजारों में वित्त का लेन देन कहलाता क्या है, वित्तीय बाजार कहलाता है। अर्थात बाजारों में वित्त का लेन देन क्या कहलाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। आया समझ में, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वित्तीय बाजार, वित्तीय प्रणालियां, वित्त क्या है और मुद्रा क्या है। तो मुद्रा मैंने बताया, मुद्रा क्या है, तो किसी भी सरकार या देश के द्वारा जारी किए गए नोट या सिक्के को हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। और मुद्रा के अधिकार को हम क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। उसी प्रकार से जो वित्तीय प्रणाली होती है वो एक वित्तीय संस्थाओं का एक नेटवर्क होता है ना, जिसमें क्या बैंक, बीमा कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनियां शामिल होती है जो वित्त का आदान प्रदान करती है। वित्तीय प्रणाली क्या करती है, वित्त का आदान प्रदान करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वित्त का ट्रांसफर करना, अर्थात हस्तांतरण करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय प्रणाली कहलाता है। अब वित्तीय बाजार क्या होती है, तो वित्तीय बाजार मतलब बाजारों में वित्त का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बताती इसका आधार क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ब्याज के लिए लेन देन कर रहा या फिर कोई व्यक्ति लाभ के लिए लेन देन कर रहा। अब मैंने आपको बताया ए व्यक्ति और एक बी व्यक्ति है, इसके पास पैसे ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो ये क्या करेगा, इस व्यक्ति को सामान लेगा, मतलब इसका लाभ होगा कि नहीं, इसको पैसे मिलेंगे, है ना, इसको क्या होगा, लाभ होगा। और ये क्या होगा, ये क्या है, इसके पास ज़्यादा पैसे, तो ये क्या करे, इसको देगा, तो इसका क्या होगा, लाभ के अधिकार। मतलब ये लाभ के लिए भी क्या कर रहा है, वित्त का आदान प्रदान, या फिर इधर ये सामान का आदान कर रहा है और ये वित्त का लेन देन कर रहा है। मतलब मान लेते हैं, अब यहाँ कहा गया, मैंने कहा आप लोगों को कि वित्त का लेन देन किया जा रहा है। हम वित्त संस्थाएं पढ़े तो वित्त में पैसे आते हैं, मुद्रा आती है, उसका लेन देन कर रहे हैं।
परंतु जब प्राचीन समय में वित्त जैसी मुद्राएं मतलब हुआ करती थी, परंतु उस समय ज़्यादातर सामानों का आदान प्रदान किया जाता था, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। यदि अभी भी जो आप ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे, ज़्यादातर जो ज़्यादा ही पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर आप अभी देखोगे तो वहाँ पर जो सामानों का आदान प्रदान किया जाता है। यदि जैसे मान लेते कोई बेचने के लिए भी व्यक्ति आता है गांव में, तो वो क्या करते हैं, अनाज हो गया, हो कपास हो गया, वो क्या करेंगे, वो उनको देंगे, उसके बदले वो चीज़ें उनको प्राप्त होगी। तो मतलब यहाँ पर भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि वित्तीय बाजार मतलब वित्त का आदान प्रदान किया जा रहा है, परंतु पहले ज़माने में अर्थात प्राचीन समय में क्या किया जाता था, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे चलते फिर। अब वित्त सेवाएं, और हमें अभी क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों को बता देते। वित्त सेवाओं के अंतर्गत हमें बैंकिंग सेवा पढ़ना है। वित्त सेवाएं मतलब वित्त से संबंधित हमें सेवाएं प्रदान कर रही है। वित्त सेवाएं अर्थात हमें वित्त से संबंधित सेवाएं अर्थात हमें पैसों से संबंधित सेवाएं कौन कौन प्रदान कर रहा है। बैंक भी हमें सेवा प्रदान कर रही है ना, बैंक हमें सेवा प्रदान कर रही है। साथ ही साथ निवेश परामर्श, निवेश परामर्श, निवेश का मतलब होता है खर्च, निवेश का मतलब होता है खर्च करना, खर्च करना। यदि हमारे पास क्या हो गए पैसे ज़्यादा, मतलब मान लेते हैं कि हमें लॉटरी लगी है और या फिर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो हम किसी व्यक्ति से परामर्श लेंगे कि क्यों मैं मतलब कि मैं क्या करूं इन पैसों का, कहाँ कहाँ पर खर्च करूं, है ना। तो हम किसी व्यक्ति से परामर्श लेते हैं, तो वो भी क्या हमें सेवा प्रदान कर रहा है ना। वो जो व्यक्ति है वो भी तो हमें सेवा प्रदान कर रहा है कि नहीं तूने एक काम करना कि इसको यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना और आधे पैसे यहाँ रख देना, ऐसा ऐसा करके उसको क्या करता है, वो परामर्श देता है वो व्यक्ति। तो वो भी क्या कर रहा है, उसको सेवा प्रदान कर रहा है, उसके बदले में वो पैसे थोड़ी लेगा, है ना। तो बैंक हमें सेवा प्रदान कर, उसके बदले हमें पैसे, हमारे से पैसे लेती क्या, नहीं ना। बैंक हमें ऋण भी प्रदान करती है, साथ ही साथ हमारी जमा स्वीकार करती है, हमारी जमा पूंजी वो भी स्वीकार करती है ना। तो जो वित्तीय सेवाएं क्या होती है, जो वित्त से संबंधित हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो सेवा कौन कौन प्रदान है, बैंकिंग सेवा हो गई और एक निवेश परामर्श हो गई। अब वित्तीय संस्थाएं कौन सी हो गई, वित्त से संबंधित संस्था कौन सी हो गई, तो बैंक हो गई, बीमा कंपनियां हो गई और गैर बैंकिंग वित्त संस्थाएं हो गई। क्या है, गैर वित्त संस्थाएं, गैर वित्त संस्थाएं भी हो गई है। तो क्या हो गया, वित्त सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो बैंकिंग सेवा, निवेश परामर्श आएगा। वित्त संस्थाओं के अंतर्गत बैंक, बीमा और गैर वित्तीय संस्थाएं शामिल होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। अब वित्तीय उपकरण क्या होता है, वित्तीय उपकरण मैं आप लोगों को ये सभी चीज बाद में बताऊंगी, है ना। अभी तो हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। वित्तीय उपकरण अर्थात हम वित्त का लेन देन, जैसे मान लेते हैं उपकरण मतलब एक माध्यम, वित्त को हम आदान प्रदान करें तो किस माध्यम से कर रहे हैं, है ना। वित्त का हम आदान प्रदान कर रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं। मान लेते क्या है, बैंक है, ये बैंक है, हमें क्या करती है, एटीएम प्रदान करती है, क्रेडिट कार्ड प्रदान करती है। मतलब क्या करती है, जो बैंक है इससे हम वित्त ले रहे हैं, तो वित्त हम इससे ले रहे हैं या फिर हम यहाँ पर जमा करें तो किससे जमा करेंगे, एक माध्यम होगा, एटीएम होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, किसी न किसी माध्यम से हम वित्त का लेन देन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वित्तीय उपकरण। जैसे मान लेते चेक, यदि हम पैसे जमा करना हो या फिर निकालना हो, हम एक चेक का माध्यम लेंगे, चेक हमारा माध्यम बन जाता है। बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड क्या है वो भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी, बॉन्ड के माध्यम से हो गया। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, और शेयर। तो वित्त उपकरण अर्थात वित्त का उपकरण, हम वित्त का जो लेन देन हम किस उपकरण या किस माध्यम से करते हैं, वो ये क्या इसके माध्यम हो गए। ठीक है, चलो अब वित्तीय बाजार क्या होता है, वित्तीय बाजार क्या होता है, तो वित्तीय बाजार मतलब मुद्रा बाजार। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, एक मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार के अंतर्गत आएगा बैंक और पूंजी बाजार के अंतर्गत शेयर और बॉन्ड आता है। वित्त व्यवस्था, मैंने आप लोगों को अभी जितने भी 4 पॉइंट बताए हैं, ये 4 पॉइंट बताए वो क्या क्या है, तो वित्तीय व्यवस्था वस्तुतः वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उपकरणों, वित्तीय संस्थाओं एवं वित्तीय बाजारों का एक सम्मिलित रूप है, जहां वित्त का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय व्यवस्था कहलाता। तो यदि वित्त व्यवस्था की परिभाषा पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय उपकरण और वित्तीय संस्थाएं, साथ ही साथ वित्तीय बाजार का एक सम्मिलित रूप होता है, जहां पर वित्त का लेन देन अर्थात वित्त का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। आया समझना। चलो अब पढ़ते हम आगे।
अब वित्तीय प्रणाली जो मैंने बता दिया, वित्तीय प्रणाली क्या होती है और उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, चलो अब वित्तीय प्रणाली पढ़ते हैं। वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार आता। अब मुद्रा बाजार में भी क्या आता, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार को क्या कहेंगे हम, मनी मार्केट। इसमें क्या होता है, इसमें जो मुद्रा बाजार में हम वित्त का लेन देन करते हैं तो उसमें वित्त का लेन देन अल्पकालीन होता है, मतलब कम समय के लिए होता है। यदि हम मुद्रा बाजार से संबंधित यदि वित्त का लेन देन करेंगे तो उसका जो मूल्य होगा, उसके जो समय अवधि होगी वो कितने की होगी, मतलब समय अवधि उसकी क्या होगी, कम होगी। जैसे इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार के अंतर्गत मैंने बताया बैंक आता है ना, इसकी जो समय अवधि होगी वो कैसी होगी, कम होगी, अर्थात अल्पकालीन होगी। जब हम मुद्रा बाजार से संबंधित लेन देन करेंगे तो क्या होगी, इसकी समय अवधि कैसी होगी, कम होगी। इसके अंतर्गत क्या शामिल है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंक शामिल है। ठीक है, फिर आता पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार अर्थात कैपिटल मार्केट, इसमें हम वित्त का लेन देन करेंगे तो वो दीर्घकालीन होता है, इसमें अर्थात ज्यादा समय के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए होता है। और यहाँ क्या होता है, कम समय के लिए हो रहा था। तो मुद्रा बाजार में हम वित्त का लेन देन कर रहे हैं तो उसकी जो समय अवधि होती है वो कम होती है, अर्थात अल्पकालीन होती है। और हम पूंजी बाजार अर्थात कैपिटल मार्केट में यदि वित्त का लेन देन करेंगे तो उसका जो लेन देन होगा वो कैसा होगा, दीर्घकालीन होगा। मतलब जैसे इसके अंतर्गत शेयर बाजार आएंगे, अर्थात दीर्घकालीन का मतलब होता है ज्यादा समय के लिए। जब उससे ऋण हम लेंगे, इससे संबंधित जो मुद्रा बाजार है कैपिटल मार्केट, इससे हम यदि ऋण लेंगे तो हमें दीर्घ अवधि तक क्या करना पड़ेगा, उसकी समय अवधि है, मतलब हम दीर्घ अवधि तक उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये शेयर बाजार आते हैं, आगे हम सब ये डिटेल से पढ़ेंगे। चलो अब पढ़ते हम बैंक के प्रकार। पहले तो समझ लो बैंक क्या होती है। बैंक क्या होती है तो सीधी सी सरल भाषा में आप लोगों को समझाती तो बैंक एक क्या है, वित्त का लेन देन करने वाली एक व्यवस्था है। मतलब हमारे से जमा स्वीकार करती है, मतलब हम बैंक में जमा करते तो हमारी जमा स्वीकार कर रही है, और यदि हम बैंक से ऋण लेने जाएंगे तो हमें ऋण भी प्रदान करेगी। तो बैंक क्या है, तो बैंक वह संस्था है जो जमा स्वीकार करती है और ऋण प्रदान करती, उसे ही हम क्या कहेंगे, बैंक कहेंगे। तो चलो बैंक के प्रकार जान लेते हैं। पहले तो बैंक क्या है वो जानते हैं। बैंक से आशय ऐसी वित्तीय संस्था से जो लोगों से क्या करती, जमा स्वीकार करती है, साथ ही साथ साख निर्माण का कार्य भी करती है। तो क्या करती है, बैंक से आशय ऐसी वित्तीय संस्था से जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और साख निर्माण का कार्य करती, अर्थात ये हमें क्या करती, ऋण भी प्रदान करती है। तो जमा स्वीकार करती, ऋण भी प्रदान करती और साख निर्माण का कार्य भी करती है। अब बैंक भी दो प्रकार की होती है। अब मैंने कहा बैंक के प्रकार, बैंक दो प्रकार की होती, एक बैंक होती है संगठित बैंक और दूसरी होती है असंगठित बैंक। बैंक होती है एक संगठित बैंक और एक होती है असंगठित बैंक। तो जो संगठित बैंक होती है, मतलब संगठित बैंक क्या होती है, जो आरबीआई के अनुरूप कार्य करे। जो संगठित बैंक होती है वो आरबीआई के नियमों के अनुसार काम करे, नियमों के अनुसार कार्य करे। जो संगठित बैंक है वो क्या करती है, आरबीआई जो भी नियम बनाता है उसके अनुरूप ही क्या करती है, ये कार्य करती है। तो संगठित बैंक वह बैंक है जो आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य करती है। संगठित बैंक के अंतर्गत क्या कौन कौन सी बैंक आती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरी सहकारी बैंक और तीसरी है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक का मतलब क्या होता है ये हम सब आगे डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ जान लो कि संगठित बैंक के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक के अंतर्गत निजी बैंक भी आती है, सार्वजनिक बैंक भी आती है और विदेशी बैंक भी आती है। अर्थात वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं, जो कि लाभ के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंक के अंतर्गत निजी क्षेत्र की बैंक आती है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक आती है और विदेशी बैंक भी आती है। तो पहले तो हम संगठित बैंक पढ़ रहे तो उसके बारे में जानते। तो संगठित बैंक क्या होती है, संगठित बैंक वह बैंक होती है, अर्थात वह संस्था होती है जो आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य करती है। और जो असंगठित बैंक है, जो असंगठित बैंक है वो क्या करती है, आरबीआई के अनुरूप कार्य नहीं करती है, नहीं
करती है। तो जो असंगठित बैंक वो आरबीआई के अनुरूप कार्य नहीं करती है। तो इसमें जो असंगठित बैंक है उसका उदाहरण क्या हो गया? साहूकार। साहूकार साहूकार मतलब एक बड़ा व्यापारी। साहूकार मतलब क्या होता है? एक बड़ा व्यापारी। तो जो व्यापारी है, जो साहूकार है, वो क्या आरबीआई के अनुसार काम करेगा क्या, या उसके अनुसार चलेगा क्या? नहीं ना, वो तो उसका खुद का निजी है, तो वो क्या करेगा? केवल खुद के ही नियम चलाएगा। तो क्या हो गया? संगठित बैंक वह बैंक होते हैं जो आरबीआई के अनुरूप कार्य करते हैं, उसे हम संगठित बैंक कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साथ ही साथ सहकारी बैंक और वाणिज्य बैंक भी आते हैं। और जो असंगठित बैंक है, जो कि आरबीआई के अनुरूप कार्य नहीं करता है, उसमें आता है साहूकार। अर्थात जो साहूकार या फिर व्यापारी है, जो क्या करेंगे? वो आरबीआई के अनुरूप कार्य करेंगे नहीं ना, उसके तो खुद के नियम होंगे। तो ऐसा याद कर सकते हैं। तो जो बैंक है उसके दो प्रकार होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित बैंक जो कि आरबीआई के अनुरूप कार्य करे, और असंगठित बैंक जो आरबीआई के अनुरूप कार्य न करे। ठीक है, आइए इनको आगे समझते हैं फिर। और असंगठित बैंक ये साहूकार आ गया। अब इनको आगे धीरे से पढ़ते हैं। ये यहाँ मैंने आप लोगों को वहाँ परिभाषा बताई ना, यहाँ पर वही परिभाषा है। तो संगठित बैंक, संगठित ऐसी संस्था है जो आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य करती, उन्हें हम संगठित बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसमें वाणिज्य बैंक भी आती है। वाणिज्य बैंक के अंतर्गत कौन कौन सी बैंक आती है? एक तो निजी क्षेत्र की बैंक आती है, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक, और कौन सी बैंक आती है? विदेशी बैंक। विदेशी बैंक। तो ये बैंक आती है निजी क्षेत्र के, वाणिज्य बैंक। और फिर कौन सी आती है? व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी संगठित बैंक के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। अब असंगठित बैंक। तो ऐसी बैंक जो कि आरबीआई के अनुरूप या फिर आरबीआई के नियम के अनुसार कार्य न करे, उसको हम क्या कहते हैं? असंगठित बैंक कहते हैं। जैसे कि ऐसी बैंक जो आरबीआई के नियम के अनुसार कार्य नहीं करती है, अपने खुद के नियम होते हैं, उसके अपने खुद के नियम होते हैं, जिसमें होता है साहूकार लोग, अर्थात क्या हो गया है? व्यापारी। व्यापारी व्यापारी क्या करता है? उसमें उनके खुद के नियम होंगे, ना कि वो आरबीआई के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, चलो अब भारत में बैंकों का इतिहास पढ़ते हैं। भारत में बैंक का इतिहास पढ़ते हैं कि भारत में बैंक की स्थापना कब की गई, किस प्रकार से की गई है, उनके बारे में जानते हैं। चलो, तो हमें क्या क्या पढ़ना है पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सिनॉप्सिस बता देती हूँ। पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, हमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी पढ़ना है, साथ ही साथ आरबीआई बैंक पढ़ना है, जिसे मौद्रिक बैंक भी कहते हैं। और चौथा है वाणिज्य बैंक या फिर व्यापारिक बैंक के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है बैंकों का विलय पढ़ेंगे। फिर छठा है स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। और सातवां है अन्य बैंक, जिसमें एनपीए, बैंकिंग लोकपाल, बेसल मानक, यूपीआई और ई रूपी, इनके बारे में जानेंगे। तो लास्ट में हमारा है ई रूपी। ये जब लास्ट में आ जाएगा, ई रूपी पढ़ेंगे, तब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में बैंकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी, उसके बारे में जानेंगे। चलो, भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं। तो भारत में यूरोपियन पद्धति के आधार पर 1770 में भारत में क्या कहा गया? भारत में कौन सी पद्धति है? यूरोपियन पद्धति के अनुसार 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। तो क्या कहा गया कि भारत में यूरोपियन पद्धति के आधार पर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, परंतु किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। तो भारत में यूरोपियन पद्धति के आधार पर बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1770 में। कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। किसके द्वारा की गई थी? तो क्या हो गया? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। तो क्या कहा मैंने कि भारत में जो बैंक है वो किस पद्धति के आधार पर है?
तो आप क्या कहोगे, यूरोपियन पद्धति के आधार पर स्थापित की गई। तो भारत में सबसे पहले कब स्थापित किया गया बैंकों को, तो आप क्या कहोगे, 1770 में। और कौन सी बैंक है जो सबसे पहले स्थापित की गई थी, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान भी है ना, तो अपन ऐसे याद कर सकते, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है, तो सबसे पहली बैंक इसी के नाम पे रखी गई, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको ये पहले पॉइंट याद हो गया। फिर क्या हुआ, लेकिन कुछ वित्तीय समस्या, यहाँ वित्त लिखना है ना, विश्वसनीय नहीं, वित्त। लेकिन कुछ वित्त समस्याओं के कारण इसे 1830 में बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ था कि जब भारत में, देखो भारत में यूरोपियन पद्धति के आधार पर बैंकों की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1770 में। कौन सी बैंक थी सबसे पहले, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। तो 1770 में बैंक की स्थापना की गई थी, परंतु कुछ वित्तीय समस्याओं के कारण 1830 में क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया गया। तो 1770 में बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि पहली है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसकी स्थापना की गई थी 1770 में, परंतु कुछ वित्तीय समस्याओं के कारण इसे 1830 में क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। फिर आगे चल के फिर क्या हुआ, 1830 में तो बैंकों को जो लॉन्च करना था, स्थापित करने का, बंद कर दिया गया। फिर बाद में भारत में प्रांतों के अंतर्गत बैंक की स्थापना की गई। फिर भारत में क्या किया गया, प्रांत के आधार पर अर्थात राज्य के आधार पर बैंकों की स्थापना की गई। तो ये ऐसे प्रांत के आधार पर बैंक की स्थापना करने 3 बैंकों की गई थी। तो 3 बैंक कौन कौन सी है, तो एक हो गई है बैंक ऑफ बंगाल, एक हो गई है बैंक ऑफ बंगाल, दूसरी हो गई बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरी हो गई बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ जो बंगाल है वो 1806 में स्थापित की गई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे है वो 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास है जो 1843 में। चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो क्या हुआ, 1830 को तो भारत में बैंक की स्थापना को बंद कर दिया गया था, परंतु प्रांतों के आधार पर 3 बैंकों की स्थापना की गई थी। एक की गई थी 1806 में, 1843 में, 1806 में, फिर 1840 में और 1843 में। तो 3 बैंकों की स्थापना की गई थी। 1840 में थी बैंक ऑफ बंगाल, कौन सी थी, बैंक ऑफ बंगाल। तो पहली बैंक थी 1806 में, कब कौन सी स्थापना की गई थी, बैंक ऑफ बंगाल की। दूसरी की थी बैंक ऑफ बॉम्बे की, है ना, दूसरी कौन सी थी, बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी, 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी, तो 1843 में। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी, 1843 में। तो मैंने क्या कहा कि पहले 1770 में बैंक की स्थापना की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, जो 1830 में उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। फिर बाद में भारत में प्रांतों के आधार पर बैंकों की स्थापना की गई थी। उसमें 3 बैंक थी, एक थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। जो बैंक ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना 1806 में की गई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की गई थी और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। तो ये तीनों बैंक की स्थापना की गई थी प्रांतों के आधार पर। सबसे पहले तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना क्या कर दी थी, 1830 में उसकी स्थापना को बंद कर दिया गया था। मतलब किसके कारण किया था, वित्त समस्याओं के आधार पर क्या कर दिया था, वित्त समस्याओं को देखते हुए इस बैंक को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर सोचा कि बैंक की स्थापना फिर करे तो किस प्रकार से करे, तो फिर क्या किया गया, भारत में बैंकों की स्थापना प्रांत के आधार पर, प्रांत का मतलब होता है राज्य, तो भारत में राज्यों के आधार पर बैंकों की स्थापना की गई थी। तो राज्यों के आधार पर 3 बैंकों की स्थापना की गई थी, एक थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ जो बंगाल है उसकी स्थापना 1806 में की गई थी और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में की गई थी और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। अब आगे चलकर इन्हीं तीनों बैंकों को क्या कर दिया जाएगा वो आगे हम पढ़ते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते फिर यहाँ मैंने आप लोगों को कहा 3 बैंक मैंने बता दी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। तो ये जो 3 बैंक थी ना, जो ये 3 बैंक थी जो प्रांत के आधार पर स्थापित की गई थी, उनको 1862 में क्या किया गया, जो ये 3 बैंक थी
इनको 1862 में प्रेसिडेंसी बैंकों की संज्ञा दे दी गई। जो 3 बैंक थी मैंने आप लोगों को बताया, तो तीनों बैंकों को 1862 में कौन सी संज्ञा दे दी गई? प्रेसिडेंसी बैंकों की संज्ञा दे दी गई। प्रेसिडेंसी या फिर प्रांतों की संज्ञा दे दी गई उनको 1862 में। फिर क्या हुआ आगे, और इन्हीं 3 बैंकों को और मिलाकर क्या बना दिया? एक केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी। फिर क्या हुआ? देखो, 3 बैंकों को मिलाकर पहले 1862 में क्या कर दिया? प्रेसिडेंसी बैंकों की संज्ञा दे दी गई, और फिर बाद में आगे चलकर इन तीनों बैंकों को मिलाकर भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसे 1921 में इंपीरियल बैंक नाम कर दिया गया। तो पहले क्या कर दिया? ये 3 बैंक स्थापित की गई, प्रांत के आधार पर स्थापित कर दी गई। फिर बाद में 1862 में इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक की संज्ञा दे दी गई। फिर बाद में आगे चलकर और फिर इन तीनों बैंकों को अलग बैंक में चेंज किया गया। तीनों बैंकों को एक केंद्रीय बैंक बनाया गया, जिसका नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ, मतलब इसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल बैंक रख दिया। कब? 1931 में। तो मैं आप लोगों को बताती, पहले तो ये जो 3 बैंक थी, मान लेती है 3 बैंक है, इनको आगे चलकर 1862 में क्या है? प्रांतों की बैंक बना दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ? इन तीनों बैंकों को ही मिला के फिर से क्या कर दिया गया? 1921 में इन तीनों बैंकों का नाम क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक बना दिया गया, अर्थात इनका नाम चेंज कर दिया। पहले नाम था प्रांतों के आधार, अर्थात प्रेसिडेंसी बैंक था। फिर बाद में इन तीनों बैंकों को 1921 में इनका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इंपीरियल बैंक का नाम रख दिया गया। फिर क्या हुआ आगे? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत सीमित देयता के आधार पर बैंकों की स्थापना की जाने की मंजूरी प्रदान की गई। अर्थात क्या है? सीमित देयता के आधार पर इनके बैंकों की स्थापना की जाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। तो क्या कहा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत सीमित देयता के आधार पर बैंकों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। तो सीमित देयता के आधार पर बैंक की स्थापना की करने जाने की जो सिफारिश है वो दे दी गई। फिर जो सीमित देयता के आधार पर सबसे पहला बैंक, तो क्या हुआ? सीमित देयता के आधार पर 1881 में सीमित देयता के आधार पर स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक है। तो क्या कहा? सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1860 में कहा कि संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया, और जिसके तहत कहा गया कि सीमित देयता के आधार पर बैंकों की स्थापना की जाए। तो सबसे पहले सीमित देयता के आधार पर बैंक की स्थापना की गई 1881 में। तो वो कौन सा बैंक था? तो पहला बैंक था कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक था, जो कि भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। जो कि क्या था? भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? पहले एक बार और आपको मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले 3 बैंक बनाए गए प्रांतों के आधार पर। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक बनाए गए थे। फिर इन्हीं तीनों बैंकों को मिलाकर 1862 में प्रेसिडेंसी की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, प्रेसिडेंसी की संज्ञा दे दी गई। फिर बाद में 1921 में इनका नाम चेंज करके इंपीरियल बैंक कर दिया गया। इन तीनों बैंकों का नाम चेंज कर इंपीरियल बैंक का नाम दे दिया गया। फिर क्या हुआ? ये 1921 है ना? 1921 में, हम 1921 की बात करें जब इनको इंपीरियल नाम दिया गया था, परंतु इससे पहले की बात करते हैं 1840 में। पहले क्या हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1860 में संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया गया था। संयुक्त पूंजी एक्ट पारित कर दिया गया, और उसमें कहा गया कि जब बैंक की स्थापना की जानी चाहिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सीमित देयता के आधार पर बैंक की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। तो सीमित देयता के आधार पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई। तो हमने 1881 में पहला बैंक बना दिया सीमित देयता के आधार पर। कौन सा बैंक है? अवध कॉमर्शियल बैंक। तो 1881 में हमने अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापित किया, जो कि सीमित देयता पर आधारित होने वाला सबसे पहला बैंक हो गया, जो क्या है? भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक माना जाता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, फिर ये इतना इसको पढ़ लेते हैं ना। फिर क्या हुआ?
भारत का पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, भारत का पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक की स्थापना 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के रूप में हुई। मतलब भारत के द्वारा पूर्णतः, देखो मैंने आप लोगों को कहा कि 1860 में ब्रिटिश सरकार ने एक संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया था, जिसके तहत 1881 में एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक, परंतु वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। परंतु अभी ये बैंक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये क्या है, भारत का पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित। वो जो पहले बनाया गया था वो क्या था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, परंतु भारत का पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, जिसे कब बनाया गया था, 1894 में बनाया गया था। तो अब ये भारत के द्वारा पूर्णतः पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा बनाया गया था। इसमें सहयोगी कौन थे, तो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह का पूरा सहयोग था। देखो पहले मैंने बताया 1881 में 1881 में सीमित देहता के आधार पर फर्स्ट बैंक कौन सा है, तो अवध कॉमर्शियल बैंक बन गया। फिर पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो कि पूरा भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। फिर भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। तो भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। भारत में बैंक का सर्वाधिक विकास बंगाल विभाजन के समय हुआ, क्योंकि 1806 में किसकी स्थापना हुई, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो भारत में बैंकों का सर्वाधिक विकास बंगाल विभाजन के पश्चात शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन के दौरान तक चला। मतलब बंगाल विभाजन तक से शुरू हो गया और क्या हुआ, विदेशी आंदोलन तक चला। तो पहले मैंने बताया था भारत में जो बैंकों की स्थापना की गई वो कौन सी पद्धति पे आधारित थी, तो क्या कहोगे आप, यूरोपियन पद्धति के आधार पर बनाई गई थी। इसमें सबसे पहला बैंक कौन सा था जो बनाया गया था, भारत का पहला बैंक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। फिर बाद में क्या हुआ, 1830 में क्या हो गया, कुछ वित्तीय समस्याओं के कारण 1830 में ये बैंक को बंद करना पड़ा। तो जो पहला 1770 में जो बैंक बनाया गया था, क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई थी। फिर बाद में ये बैंक को 1830 में बंद कर दिया गया। फिर भारत में सोचा कि प्रांतों के आधार पर बैंक की स्थापना की जाए करके इन्होंने क्या किया, 3 बैंकों की स्थापना की। 3 बैंक में है, 1806 में है बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को बनाया गया। फिर इन तीनों बैंकों को बनाने के बाद इनको 3 बैंकों को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी बैंक बना दिया गया, अर्थात उन्हें प्रेसिडेंसी की संज्ञा दे दी गई 1862 में इनको प्रेसिडेंसी की संज्ञा दे दी गई। फिर आगे चलकर उनका नाम 1921 में उनका नाम चेंज करके इंपीरियल बैंक नाम कर दिया गया। इंपीरियल बैंक नाम करने के बाद क्या किया गया, फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1866 में एक संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया गया और उसके तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया कि यदि तुम बैंक की स्थापना करना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, सीमित देयता के आधार पर बैंक की स्थापना की जाए। तो सीमित देयता के आधार पर 1881 में पहला बैंक बनाया गया जिसका नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। तो अवध कॉमर्शियल बैंक जो है कि सीमित देयता पर आधारित होने वाला पहला बैंक था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1881 में सीमित देयता के आधार पर बना दिया गया। फिर भारत का पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। फिर हुआ था भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक जो कि इलाहाबाद बैंक है, इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। जो भारत में सर्वाधिक बैंकों का विकास, मतलब भारत में जब बैंक की स्थापना की गई थी तो सर्वाधिक किस समय की गई थी, जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था, अर्थात 1806 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उसी समय भारत में बैंकों का विकास भी हो रहा था। तो भारत में बैंकों का सर्वाधिक विकास बंगाल विभाजन के पश्चात शुरू हुआ और स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी शुरू हुआ। तो जिस समय बंगाल विभाजन हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन हो रहे थे, उस समय जो भारत में बैंकों का विकास प्रारंभ हुआ था। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, ये इतना बताया था मैंने, किसी में देयता पे आधार पर ये सब संयुक्त पूंजी एक्ट पारित किया गया। 3 बैंकों को मिलाकर 21 में इंपीरियल बैंक का नाम दे दिया गया, प्रेसिडेंसी नाम दे दिया गया।
ये यहाँ से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इतना समझ में आ गया। अब ये है जो बैंकों का इतिहास है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बैंक की स्थापना हमारे भारत में की गई थी इस समय, परंतु बैंक नाम का जो उल्लेख है वो वैदिक काल से भी मिलता है, साथ ही साथ मनुस्मृति से भी मिलता है, वेदों में भी मिलता है। तो ये किस प्रकार से कौन सा पद हुआ करता है उसके बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा इसकी हिस्ट्री, जो हम बैंक की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अब बैंक का वैदिक काल में और ये जो प्राचीन समय में बैंक का कौन सा पद हुआ करता था, अर्थात बैंक जैसी कौन सी संस्था हुआ करती थी जिसको किस किस नामों से जाना जाता था, उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।